हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, जो फिफ्थ वीडियो है हमारी मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें इसमें हम अभी तक 60 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर चुके हैं और आज जो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन हैं, जिसके साथ 75 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो वेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो आगे जो मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ हर चैप्टर की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगी मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो 61 क्वेश्चन है हमारा। विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ प्रोपाइल बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा, जिसमें प्रोपाइल बेंजीन जो है, प्रोपाइल का मतलब जो का 3 कार्बन वाला है, ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है बेंजीन के, उसकी हमने रिएक्शन करनी है क्लोरीन के साथ। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन रिएक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। तो रेडिकल मैकेनिज्म से होगी तो हमने बस सबसे ये देख लेना है कि उस रेडिकल मैकेनिज्म से अगर प्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन होती है तो सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा और उसके हिसाब से हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वी हैव गिवन 4 कंपाउंड्स। तो हम पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हाउ इट फॉलो। तो ये मैंने प्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे आप देख सकते हो बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन का ग्रुप को ही हम प्रोपेन होते हैं। तो अब ये एक साइड चेन होगा तो साइड चेन को हम प्रोपाइल कह देते हैं, CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पे अगर रेडिकल मैकेनिज्म से अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। तो जैसे कि आप इस नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब यहाँ पे यही एक बेस्ट कंडीशन है जहाँ पर सबसे स्टेबल आपका क्या बनता है, रेडिकल बनता है। क्योंकि अगर रेडिकल आप इन कार्बन और इस कार्बन पे बनाऊंगा तो दे विल नॉट एबल टू शो द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस नहीं दिखा पाएंगे। वो 2-3 या ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम कह सकते हैं, थोड़े 2-3 स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये 3 स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 2 स्ट्रक्चर बताएगा। बट ड्यू टू रेजोनेंस, जैसे ये रेडिकल जो है ये रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो रेजोनेंस दिखाएगा, जिस करके सबसे स्टेबल है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी इसी पे बनाएगा। इसलिए जब ये जो H और एक Cl निकल जाएगा और उसकी जगह वहाँ पे एक Cl लग जाएगा, तो ये हमारा 1 क्लोरो, हमारा जो 1 क्लोरोफिनाइल बेंजीन ये बन जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 1 पे ही हमारा जो लगा हुआ है, ये हमारा फिनाइल लगा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन बनेगी। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगी वो 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पे ही लगा हुआ है। हम फर्स्ट पे ही कहेंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो 1 क्लोरो 1, ये बेंजीन को हम फिनाइल कहते हैं, तो 1 पे ही फिनाइल लगा, 1 पे ही क्लोरो लगा और ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। 62nd क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सोडियम मिथॉक्साइड, अगर मैं आपको बता दूं, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस और विलियमसन ईथर सिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस जो आपका जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे है। आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब ऑर्गेनिक तो हर हिसाब से ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जब भी टर्शरी, मैं बता दूँ जो उसकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन है कि जब भी हम अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर लेंगे तो ये अपने आप में इतना रिएक्टिव होता है कि बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन शो करता है। तो बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब एक तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजन निकल जाएगा, जिससे वो एल्कीन बना देगा, तो एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्कीन आप देख सकते हो इसमें एक ही प्रोडक्ट है जो एल्कीन दिखा रहा है, वो हमारा ये बी कंपोनेंट है, आइसोब्यूटाइलिन। एक एल्कीन का प्रोडक्ट है, बाकी किसी में भी हमारा ईथर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ईथर बन नहीं सकता। ईथर बनाने के लिए जो हमने हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी नहीं लेते, ना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। वी हैव टू टेक ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। रीजन मैंने बता दिया क्योंकि वो बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन शो करते हैं, जिस करके वो एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को यहाँ पे जैसे कोई भी एक H निकाल के एक H निकल जाएगा तो और यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बना देगा। तो डबल बॉन्ड हम बना चुके हैं। और जो ये Br NaBr निकल जाएगा, जो यहाँ से हमने एक H निकाला, आप किसी भी पोजीशन से एक H निकाल के ये H इसके साथ जुड़ जाएगा CH3OH, तो एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ईथर नहीं बनेगा, तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। 63rd क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन डाईइथाइल ईथर इज हीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड HI। तो यहाँ पे अब ईथर की किसी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ ली है, डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है डाईइथाइल, दोनों तरफ इथाइल है और बीच में ये O लगा हुआ, ROR, ये हमारा ईथर होता है, डाईइथाइल ईथर इथॉक्सी, इसको हम इथेन भी बोल सकते हैं। और ये HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो
तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बड़ी बात, ये जो H है आपका O के साथ रिलेट कर जाएगा और CH3 CH2 OH, एक तो अल्कोहल बच जाएगा, जो बचा हुआ CH3 CH2 पॉजिटिव है वो I के साथ रिलेट करके आपका अल्काइल हैलाइड बना देगा। तो यहाँ पर अल्कोहल भी बनेगा और इथाइल आयोडाइड भी बनेगा। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि इथेनॉल भी दिया हुआ, इथाइल आयोडाइड, तो दोनों ऑप्शन आ सकती है। बट यहाँ पर जो हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड हमारे लिए मेन होता है, तो इसलिए हमारा हम डी दे सकते हैं, पर ए भी गलत नहीं है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता। तो ये फिर से नीमिक रिएक्शन, चारों नीमिक रिएक्शन, तो चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें क्या होता है कि आपने असाइलेशन करना होता है। असाइलेशन के लिए आप कोई भी या तो CH3COCl यूज़ कर सकते हो, या एक हमारे पास एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस और O होता है, ये दोनों ही एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन से क्या होता है, जो आपका COCH3 ग्रुप है वो लग जाता है किसी भी बेंजीन के ऊपर या जिसकी भी आप एसिटाइलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड इसके अंदर भी होता है। दूसरी हमारी रीमर टाइमर रिएक्शन, तो रीमर टाइमर रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, काफ़ी थोड़ी लेंथी लॉन्ग रिएक्शन होती है, तो इसमें हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है, CHO एल्डिहाइड लग जाता है। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बंधा होता है, CHO भी कार्बन से जुड़ा होता है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करता होता है ये। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो अल्काइल हैलाइड जो है आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि दो अगर अल्काइल हैलाइड यानी कि CH3Cl अगर आप लोगे CH3Cl प्लस CH3Cl और आपने इसको सोडियम से रिएक्शन करना तो आपको 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। तो 2 सोडियम जो है 2 Cl को ले जाएंगे, 2 Na निकल जाएगा, दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और आपका सिंपल अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन की रिएक्शन होती है। लास्ट जो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन जो है इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता। इसमें 2 प्रोडक्ट्स जैसे मैंने लिखे हैं, एक एल्कोहल होता है और एक सॉल्ट होता है एसिड का। इसमें हमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड लेके रिएक्शन करनी होती है, मतलब ऐसे एल्डिहाइड लेने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो या तो आप 2 बेंजल्डिहाइड लेके रिएक्शन करो तो इसमें एक मिथेनॉल बनता है और एक सॉल्ट बनता होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इसका ऑप्शन रहेगा कैनिजारो रिएक्शन। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस का पता होना चाहिए, तभी आपको हेल्प होगी मास्टर कैडर रिएक्शन, मास्टर कैडर के जो भी आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ऊपर लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक लेवल पे हैं। तो अगर आपने क्रैक करना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा। द मेजर प्रोडक्ट इन ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरे जो मास्टर कैडर में है, क्योंकि काफ़ी घुमाया हुआ है मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट का। अगर आप देखो तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा, आपको रिएक्टेंट गिवन है और एक रिएक्टेंट में आपको क्या करना है, CH3MgBr गिवन है, RMgX और साथ में हमने वाटर डालना है। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रेन से रिएक्शन करते हैं तो दूसरे स्टेप में वाटर तो ऐड होगा ही होगा। अगर मैं बात करूं, अगर सिंपल यहाँ पे कार्बोनिक ग्रुप है तो अगर आपको पता होगा कि अगर मैं इस कार्बोनिक ग्रुप से RMgX की रिएक्शन करूँ, अगर ये कार्बोनिक ग्रुप आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। अगर इसी की जगह वो आपका होता CH3CHO उसके साथ रिएक्शन तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। अगर यही हमारा कीटोन होता है, जैसे ये कीटोन है तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, तो टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। तो इस हिसाब से तो टर्शरी अल्कोहल बनना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में टर्शरी अल्कोहल कहीं भी नहीं है। OH जरूर लगे हुए हैं, OH जरूर लगे हुए हैं, बट आप देख सकते हो ये टर्शरी नहीं है। टर्शरी का मतलब जिसके साथ 3 कार्बन लगे हैं, तो एक साइड ये कार्बन है, एक साइड ये 2 कार्बन तो हर एक के साथ लगे हैं, 3 कार्बन डायरेक्ट नहीं लगे हुए। ऐसा क्यों हुआ इसमें, तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। इसका ए ऑप्शन है, तो क्यों है, इसमें काफ़ी मूवमेंट ऑफ इनॉल बनता है, कंजुगेशन होती है, कंजुगेशन की हेल्प से दिखाता है ये। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो हमारा रिएक्टेंट है ये वो कंपाउंड है जिसमें हमारा C डबल बॉन्ड O है। तो C डबल बॉन्ड O में से अगर हम डबल बॉन्ड को मूव कराएंगे तो इस पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव जैसे ही आएगा इसके ऊपर तो जो डबल बॉन्ड साथ में लगी हुई है ये इसको न्यूट्रल करेगा, साथ में आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उठ के इस साइड आ जाएगा। तो ये मैंने मैकेनिज्म में आपको दिखा दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज और इधर जाएगा क्योंकि ये अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ, अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बताया। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसे कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो सबसे स्टेबल ना बन जाए, यानी कि अगर उसमें पॉसिबिलिटी है टर्शरी बनने में तो टर्शरी बनेगा। तो आप देख सकते हो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए इस पर, क्योंकि इस कार्बन के साथ अगर बात करोगे तो 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं तो टर्शरी बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और कब होगा, जब ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो H जब आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो ये रहा आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो टर्शरी कार्बोकेटाइन की हेल्प से बना है और डबल बॉन्ड उठ के आपका यहाँ पे आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे अटैक करेगा। तो CH3MgBr होता है, CH3MgBr में जो MgBr वो पॉजिटिव है
और CH3 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो CH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा जहाँ पे पॉजिटिव, और MgBr तो हमारा ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, OMgBr। तो OMgBr बन जाएगा यहाँ पे। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, वाटर डालना होता है। वाटर में जैसे डालोगे यहाँ पे जो हमारा OMgBr होता है वो क्या करेगा, जब H2 डालोगे तो Mg वाटर में जो H और OH होता है उसमें से जो MgBr लगा यहाँ पे OH MgOHBr बाहर निकल जाएगा, जो बचा हुआ H है वो लग जाएगा यहाँ पे, तो अल्कोहल बन जाता है यहाँ पर। तो जैसे ही आपका अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, जैसे आपका अल्कोहल बनेगा, ये देखिए जैसे कि अल्कोहल बन जाएगा, ये OH है हमारा, थोड़ा सा कट गया है, OH है यहाँ पर। तो वैसे ये OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो जहाँ पे अल्कोहल और डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इनोल। अगर आपको पता हो तो इनोल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का अल्कोहल। तो इनोल जब भी जहाँ पे भी होता है तो वो टोटोमेरिज्म शो करता होता है। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जो ये H है, ये H उठ के इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए, और H ऊपर चलता है तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कंपाउंड, ये जो कि हमारा एक कंपाउंड था, तो ये बनना था हमारे पास, एक कंपाउंड हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो इसे बार बार आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा मैं कैसे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारे, किसी ने भी मास्टर कैडर के ये पूरे के पूरे सॉल्व नहीं कराया, अगर किसी ने कराया भी हैं तो सिंपल वो आंसर की से आपने उन्होंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। यहाँ पे मैंने फुली एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल दे, और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि कैसे आपने एग्जांपल्स को देखना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। यस, एल्डिहाइड और कीटोन एडिशन रिएक्शन किसके साथ देंगे, HCN के साथ, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन और सेमी कार्बाइड। ये जो BCD जो आपको लास्ट तीनों दिए हैं, ये तीनों ही जो हैं ये आप मैं बताऊँ तो ये वाटर रिमूव करते हैं, एक तरह से एलिमिनेशन कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन होता है NH2 फिनाइल हाइड्रोजन होता है, बेंजीन लगी होती है NH2, और सेमी कार्बाइड होता है हमारा NH2 NHCONH2। तो इन सब में वाटर निकलता होता है, सब में रिमूवल होता है, जबकि एक HCN अकेला प्रोडक्ट है जो एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये HCN, तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, एल्डिहाइड होता है तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड होगा, CHO एल्डिहाइड होता है। अगर इस H की जगह मैं CH लगा दूँ तो कीटोन हो जाएगा। तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, रिएक्शन दोनों का सेम रहेगा, बस अगर मैं H की जगह R लगा दूँ तो कीटोन बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, बस जैसे ही बॉन्ड इधर मूव करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो HCN में H पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है, तो CN नेगेटिव कार्बन पर जाएगा और H O पर जाएगा, तो ये OH और CN बन जाएगा। तो एडिशन प्रोडक्ट देता है, यही हमने बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पर फॉर्मूला गिवन नहीं था आपको सिंपल हाइड्रोजन साइनाइड लिखा, तो ये तो सिंपल से फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेस्टिंग वाला। तो एल्डिहाइड कीटोन के टेस्टिंग की डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं टेस्ट में, चाहे PGT का हो चाहे आपका मास्टर कैडर का हो। जैसे इसमें टॉलरेंस एंड के बारे में पूछा था। टॉलरेंस एंड वैसे जो 4 हमारे पास टेस्टिंग रीजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं, इसमें से फैलिंग्स, बेंडिक्स, टॉलन और ब्रोमीन वाटर आता होता है। तो इसमें से टॉलरेंस एंड एक ऐसा रीजेंट है जो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट करता है। बाकी जो आपका फैलिंग सॉल्यूशन है और बेंडिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं, वो एलिफेटिक से करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन को, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं करता, कीटोन से तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि दे आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर टॉलरेंस भी और फैलिंग भी है। तो ये कौन से एल्डिहाइड को करेगा, तो ये हम देख सकते हैं B तो हमारा कीटोन है, ये भी हमारा कीटोन है, बस आपका C और A रहेगा, तो यही 2 एल्डिहाइड है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप एक एल्डिहाइड दे सकते हो एलिफेटिक, विदाउट बेंजीन होता तो उसे एलिफेटिक बोलते हैं। इसमें C6H5CHO तो बेंजीन वाला है, तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक है। तो इसमें साफ पता लग रहा है जो टॉलरेंस एंड तो ये दोनों को कर देगा, कि वो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों कर सकता है, बट जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ एलिफेटिक को करता है, तो वो सिर्फ A को ही कर पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा A होगा। उसने बोला कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दोनों को से रिड्यूस हो जाए, तो हमारा A होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। देखिए फिर से ईथर का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं ईथर का, तो आप देख सकते हो ईथर कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करिएगा इसको। अब ईथर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा प्राइमरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहाँ पे गिवन है, तो ये भी ये आपको देख सकते हो, ये आप एक तरह से दोनों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों में प्राइमरी, तो A और C हो सकता है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो चाहिए, साथ में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है अल्कोक्साइड चाहिए होता है, सोडियम वाला, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब ONA। ठीक है, तो ये अल्कोहल से तो बनेगा नहीं, अल्कोहल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये हमारा C ऑप्शन हो जाएगा, CH3CH2CHO नेगेटिव। तो ये ONA लगा होता है जिससे NaI निकल जाएगा और ये आपका ROR ईथर बन जाएगा। तो C इज द बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 2 अमाइंस। तो आप ये अमाइंस को ध्यान देखो, तो एक CH2 एक बेंजाइल अमीन है
और ये आपका ये एनिलीन टाइप का है, ठीक है, मिथाइल, पैरा पे मिथाइल लगा, पैरा मिथाइल एनिलीन कह सकते हैं इसको, टोलुआमीन भी बोल सकते हैं उसे आप, टोलोडाइन टाइप का है। और अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो जो C6H5SO2Cl दिया हुआ है, ये तो हमारा ये वो रिएजेंट है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के काम आता होता है। ये अगर रिएक्ट कर जाए तो अगर उसको साथ में बेस में हमें देखना पड़ता है कि सोल्यूबल है कि नहीं जो आपका प्रोडक्ट, तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के लिए, बट ये ऐसा नहीं है, ये हमारा अलग टाइप के अमीन से एक मैं कह सकता हूँ एक टाइप का एलिफेटिक टाइप का है ये CH2NH2, ये सीधा बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा एजोडाइबेंजीन आएगी, तो HNO देन बीटा नैप्थोल, यहाँ पे एजोडाइबेंजीन बन जाती होती बीटा नैप्थोल से, तो ये आपका बी ऑप्शन आएगा इसमें। और कोई भी HCl रिएक्ट नहीं करेगा, AgNO3Cl वगैरह चाहिए होता है, क्लोरीन के हाइड्रोजन प्रेजेंस के लिए होता है, तो ये आपका बी आ जाएगा ऑप्शन। 70th क्वेश्चन, नेचुरल सिल्क इज नेचुरल सिल्क, तो आपका पता ही होगा पॉलीएस्टर है, बड़ा सिंपल है। पॉलीमर को तो आपको बिल्कुल हर एक एग्जाम्पल्स को याद करना है कौन सा किसके अंदर आता है। पॉलीएस्टर होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है हमारा, मतलब जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसे पॉलीएस्टर कहते हैं, तो वही हमारा जो नेचुरल सिल्क हो गया वो भी उसी का ही बना होता है हमारा। मतलब उसमें एस्टर लिंकेज होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एस्टर बनाने के लिए हमें एक अल्कोहल चाहिए होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है। तो पॉलीएस्टर अगर बनाना है आपको तो एक तो पैथाइलिक एसिड चाहिए होता है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल, उसकी हम पॉलीमरेशन करेंगे तो पॉलीएस्टर बन जाएगा। दे आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क पॉलीएस्टर में। तो जो नेचुरल सिल्क लिखा है तो इसमें हम आर्टिफिशियल सिल्क में भी आंसर आ जाएगा, नेचुरल सिल्क में तो चलो आया ही है, क्योंकि और कोई हमारा यहाँ पे सिल्क की तरह काम नहीं करता। तो ये हमारा 78 क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है प्रिपरेशन में तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहो। नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू मास्टर कैडर या आपकी जो भी +2 की हेल्प से, तो वो आपको फ़ायदा करेगी। मैंने काफ़ी MCQs भी बना रखे हैं, सॉल्यूशन वगैरह के, आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपने और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी तो आप पूरा चैप्टर भी रिवाइज देख सकते हो। मैंने भी बड़ी आसान तरीके से वो करा रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 71st क्वेश्चन है, ये भी पॉलीमर्स है, इसमें से कौन सा कोपॉलीमर नहीं है, तो ग्राफ्ट, ब्लॉक, क्रॉस और रैंडम। तो रैंडम, ब्लॉक और ग्राफ्ट तो ये टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर होते हैं, 5 टाइप के कोपॉलीमर्स होते हैं। तो इसमें जैसे ग्राफ्ट है तो ग्राफ्ट में ऐसे होता है कि वो आपके जो एक मोनोलेयर्स होते हैं उसके नीचे हमारे पास ऐसे ग्राफ्टिंग की होती है। और ब्लॉक में तो कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं एक टाइप के, तो आपस में जुड़े होते हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, तो फिर से रिपीट भी ब्लॉक हो जाएगा। रैंडम में इरेगुलर टाइप में जुड़े होते हैं। क्रॉस कोई टाइप का कोपॉलीमर नहीं है तो C आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, ऑन द हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ओनली ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलेगा, सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। तो जैसे कि ये सारे के सारे मैं आपको बताऊं, पहले 3 तो आपको जो गिवन है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों ही डाइसैकेराइड है और ग्लैक्टोज जो मोनोसैकेराइड है। तो ग्लैक्टोज तो खत्म हो जाएगा। लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज देता है और एक ग्लैक्टोज देता है। सुक्रोज जब टूटता है तो एक देता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। जो माल्टोज जब टूटता है तो सिर्फ ग्लूकोज देता है, 2 यूनिट देता है ग्लूकोज के, तो ये A हो जाएगा। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर। फिर से कार्बोहाइड्रेट में पूछा हुआ है, डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड आर लिंकेज। तो इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है किस किस के बीच में। अगर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, एक उसमें होता है शुगर मॉलिक्यूल, एक होता है उसमें बेस और एक उसमें जुड़ा होता है फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो जब कोई एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है तो वो 5-3 लिंकेज से जुड़ा होता है, 5-3 लिंकेज से जुड़ गया होता है। 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, वो 3rd वाले नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोसाइड जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता लग जाएगा। 74th, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 कायरल सेंटर्स। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ और काफ़ी डीपली भी पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस आपको देखना है और ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये कैम्फर का स्ट्रक्चर है और आपने बताना है इसकी 2 कायरल सेंटर है, इसमें उनकी आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि R है या S है, रेक्टस है या सिनिस्टर है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन दिया है मैंने कि इसका आंसर कैसे होगा। तो पहले हम ऊपर वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कार्बन की। ये कायरल सेंटर, इसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे। कौन कौन से ग्रुप लगा इस कार्बन की बात करोगे तो इस कार्बन के साथ एक जगह लगा हुआ है CO, आगे देखेंगे तो COCH2 कह सकते हैं। तो एक के साथ COCH2 लगा है। इस कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ एक CH3 और एक कार्बन, तो कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ लास्ट में जो लगा हुआ है ये हमारा CH2 लगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये आपको दिखा देंगे इस कायरल कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन के तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे। उसके बाद इसको प्रायोरिटी देनी होती है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तो कार्बन ही है, पर नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपने देखना है तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको ही देंगे CONH2 को। तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, फर्स्ट कार्बन ही है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, हम इसको क्यों दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रायोरिटी इसको मिलेगी। और थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखोगे तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन के बाद हमारे पास तीसरा जो एटम है वो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो जो नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इस थर्ड वाले को मिलेगी। तो ये हम सारी लिखने के बाद ये 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो आप हमने अब देखना है कि 1 2 3, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है किधर को जा रही है, 1 2 3 इधर को हम इस साइड को जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो ये हमारे कौन सी होती है, S कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है जो। तो ये फर्स्ट कार्बन जो है हमारा S सिनिस्टर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर हम दूसरे कार्बन की बात करें, फोर्थ कार्बन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लगा हुआ है इसके साथ। फोर्थ कार्बन के साथ तो एक तो H लगा होगा यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पे CH2CO है, एक CH2CH2 है, मतलब इसके साथ यहाँ पर CH2CH2 और उसके साथ सेम एक जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं सेम। तो ये मैंने लिख दिया एक के साथ H, CH2CO और CH2CH2। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम पहले किसको देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले CH2 आ रहा है फिर CO आ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन पहले आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को देंगे, बाकी किसी के साथ नहीं लगा हुआ। यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो पहला इसको आएगा, दूसरा इसी को आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो लगे पर एक कार्बन भी लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा फिर कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा हम देख सकते हैं ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। ठीक है जी, कार्बन का 2 हाइड्रोजन के बाद तीसरा जो हमारा यहाँ पे आ रहा है कार्बन आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा जबकि इसके साथ ऑक्सीजन लगा, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा। तो यहाँ पे अगर हम आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहाँ पे सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से ये हमारा भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा इस साइड से आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, R बन जाएगा। बट यहाँ पे एक रीज़न कि यहाँ पे जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसको हमें देखना पड़ता है कि वो हमारे पास अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है या टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला था ये हमें अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, ये जो पिछली साइड अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर ध्यान से अपने सामने रख के देखोगे तो ये फोर्थ जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, जबकि यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला वो हमारे तरफ है। तो जो भी इसी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो उसको हम ऑपोजिट कर देते हैं, तो जो R बन रही थी ये हमारी क्या बन जाएगी, S बन जाएगी। तो ये हमारा जो बन जाएगा, मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन S है, तो यहाँ पे आंसर हमारा D आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियोस को बार बार देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटैम्प्ट करा है। इसे आप खुद लिख के देखिएगा। ये 75 तो बिल्कुल रट्टे पर ही है, क्योंकि इस पर तो स्ट्रक्चर ही देखना है। तो आप ये अमीनो एसिड में पक्का ही होता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसमें से पूछा जाता है अमीनो एसिड में से। कभी बेसिक्स पूछ लेते हैं, कभी एसिडिक पूछ लेते हैं, कभी एसेंशियल पूछ लेते हैं, नॉन एसेंशियल पूछ लेते हैं। तो इसको आप किसी ना किसी तरीके से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको बताना है कि कौन कौन सी ये स्ट्रक्चर है। जो फर्स्ट जो है वो आपके एस्पैराजीन है, जो सेकंड है आपकी ये आपकी होती है सिराइन है बी, और थर्ड जो है आपकी हिस्टाडाइन है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये जो मास्टर कैडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने आपको ये सॉल्व करा था 2016 का। अगर मेरे पास कोई प्रीवियस और भी पढ़ा होता तो मैं ज़रूर आपको वो सॉल्व कराता, बट मेरे पास यही क्वेश्चन पेपर था जिसको मैंने आपको पूरी मेहनत से, मतलब कि तो आप देख सकते हो कि रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड होप